नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई थी और इसके अंतर्गत हमारा अंतिम चैप्टर चल रहा था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का हमारा डिस्कशन चल रहा था। इसमें पॉपुलेशन किस प्रकार से चेंज होता है, पॉपुलेशन जो चेंज प्रोसेस है वो क्या है, एज फैक्टर्स क्या होते हैं इसके अंदर, यानी एज कंपोजिशन क्या है, और माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइग्रेशन के अंतर्गत हमने इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया। डेथ रेट्स, बर्थ रेट्स, इनके बारे में डिस्कस किया। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या जो होती है वो कब पॉजिटिव होती, कब नेगेटिव होती, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा डिस्कशन है वो होने वाला है एज कंपोजिशन, आयु संरचना। जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें हम आयु से संबंधित, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सभी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो जानेंगे। तो द एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए कंट्री। यहाँ पर देखिए, एज आयु संरचना का मतलब क्या होता है। आयु संरचना के अंतर्गत हम टोटल पॉपुलेशन को विभिन्न आयु वर्ग के अंदर डिवाइड करते हैं। इसमें आपका आयु वर्ग 0 से 14%, 0 से 14 और 15 से 59 एंड अबो, ये तीन ग्रुप, एज ग्रुप जो हैं हमारे भारत के अंदर हम बनाते हैं एज स्ट्रक्चर के माध्यम से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ये जो आयु संरचना होती है हमारी, आयु की एक मूलभूत जो विशेषता है उनमें से एक है। टू एन इम्पोर्टेंट डिग्री A person's age influence is what he or she needs, buys, does and his or her capacity to perform। देखिए, वास्तव में काफ़ी हद तक मनुष्य की जो आयु होती है वो आयु उसके लेवल को प्रभावित है वो करती है। वो क्या बनना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं और किसी काम को करने के अंदर उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ये उसकी आयु निर्धारित करती है। Consequently, the number and percentage of a population found within the children, working age and age groups are notable determinants of the population's social and economic structure। परिणाम क्या होता है, देखिए, उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर बच्चों की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, कामगार लोगों का परसेंटेज कितना है, और जो एज ग्रुप है वयस्क लोगों का कितना उसमें आयु के अंदर परसेंटेज है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं, निर्धारक होते हैं जो कि किसी भी जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बयां करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। The population of a nation is generally grouped into three broad categories। किसी भी देश की जनसंख्या को प्रमुख रूप से तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर्स, बच्चे जो होते हैं वो प्राय 15 से कम आयु के होते हैं। वर्किंग एज जो होती है वो 50 to 59 एज की होती है। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव। यदि इनको हम आर्थिक रूप से देखें तो ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, और जैविक दृष्टि से देखें तो ये रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी अपने जैसे संतानें पैदा करते हैं। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत यानी 15 to 59 जो एज ग्रुप है ये आपका कामगार के अंतर्गत आता है, काम वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडिया का एज स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अडल्ट यहाँ पर 58.7%, एज यहाँ पर 6.9%, चिल्ड्रन यहाँ पे 34 यानी अप्रोक्सीमेट 35%। ये पॉपुलेशन, एज पॉपुलेशन, ये सेक्स रेशियो दिया हुआ है। केरला हैज़ ए सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पुदुचेरी हैज़ 1038 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स, while Delhi has only 866 females per 1000 males, and Haryana has just 877 females per 1000 males. What would be
द रीजन्स फॉर सच वेरिएशंस, ये जो विभिन्नताएं आपको देखने को मिल रही हैं, इन विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या हो सकता है उसके बारे में देखिए। अब देखिए यहाँ पर है एज्ड पर्सन्स कौन होते हैं, अब 59, यानी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिटायर्ड हो जाते हैं वर्किंग एज से, ऐसे लोगों को वैश्यक की एज में रखा जाता है। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, आर्थिक रूप से हो सकता है कि वो प्रोडक्टिव उत्पादक हों, दो दे में हैव रिटायर्ड, यद्यपि वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। दे में बी वर्किंग वॉलंटियरली बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट्स, देखिए वो स्वेच्छा से कार्य में लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनको विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, रिक्रूटमेंट के माध्यम से उनको काम में नहीं लिया जा सकता है। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दिस ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, देखिए जो परसेंटेज बच्चों की और जो एज्ड ग्रुप की जो परसेंटेज होती है, ये उसके जो डिपेंडेंसी है, आधारिता है, उसको आश्रिता को प्रभावित करती है, उस रेशियो को प्रभावित करती है, क्योंकि ये अगर जो हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो ये अनुत्पादक होते हैं, उत्पादक की श्रेणी में नहीं आते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री ग्रुप्स इन इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन फिगर 6.5, इसका फिगर हम ऑलरेडी, इसका जो प्रोपोर्शन है वो हम ऑलरेडी फिगर 6.5 के अंदर आपको दर्शा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, देखिए सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो क्या होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको सेक्स रेशियो बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी एट ए गिवन टाइम, किसी निश्चित समय में किसी समाज के अंदर महिला और पुरुषों के अंदर जो समानता का आधार होता है उसको जांचने का ये सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। द सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल्स, और हमारे देश में जो लिंग अनुपात है वो हमेशा महिलाओं के प्रतिकूल रहा है। फाइंड आउट वाई दिस इज सो, पता लगाइए कि ऐसा क्यों है। टेबल 6.2 शोज द सेक्स रेशियो फ्रॉम 1951 टू 2011, टेबल 6.2 के अंदर आपको 1951 से 2011 तक का जो सेक्स रेशियो है वो दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट्स के अंदर आता है अपना साक्षरता दर। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, लिटरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। साक्षरता किसी भी जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, गुण होता है ये। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए ये सच्चाई है कि केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही अच्छे से निर्णय ले सकता है, अच्छे सूचनाओं का संग्रह कर सकता है, विभिन्न प्रकार के शोध या विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर ए सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। देखिए किसी भी देश का अगर जो लिटरेसी लेवल काफ़ी नीचे है, लिटरेसी लेवल काफ़ी नीचे होने का मतलब ये है कि उस देश का विकास अवरुद्ध है। उस देश का विकास अवरुद्ध है क्योंकि नागरिक अपने विकास के बारे में नहीं सोच सकते। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, अ पर्सन एज्ड 7 ईयर्स, अब देखिए 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार जिस भी बच्चे की आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को, इज ट्रीटेड एज लिटरेट, उसको हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। यानी 7 या 7 साल से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा जो भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, उस बात को समझ सकता है, उसको साक्षर कहा जाता है। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल्स इन इंडिया। भारत में देखिए धीरे धीरे जो साक्षरता दर है उसमें जो सुधार हो रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ तो लिटरेसी लेवल अपना 17 के आसपास हुआ करता था,
लेकिन अब ये अप्रोक्सीमेट 80 को टच किए हुए हैं, 80+। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस 2011 इज 73%। यदि हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो टोटल अपना जो सिनारियो है, टोटल अपनी जो साक्षरता दर है वो 73% है। 80.9% फॉर मेल्स, जिसके अंदर लगभग 81% मेल्स हैं, एंड 64.6% फॉर फीमेल्स, जिसमें 65%, 64.5% के आसपास महिलाएं। वाई डू सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट? ये इतनी विभिन्नताएं महिला और पुरुष में एक बार फिर यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलती है। एक बार फिर से यहाँ पे मतभेद देखने को मिला है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और डिस्कस करते हैं। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, टोटल देश की जनसंख्या का जितना परसेंटेज आर्थिक रूप से काम में लगा हुआ होता है, चुस्त होता है, ये किसी भी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, विभिन्न प्रकार की जो हमारी जनसंख्या है उसका जो वितरण है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, अलग अलग व्यवसायों के आधार पर, इसी को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को व्यावसायिक ढांचा बोला जाता है। एंड एनॉर्मस वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन एनी कंट्री। किसी भी देश के अंदर व्यवसायों के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, विशाल विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राय हम जो अपने व्यवसाय होते हैं, जो काम होते हैं, इन गतिविधियों को, व्यवसायों को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एट्सेट्रा। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक गतिविधियों के अंदर हमारे जो कार्य शामिल होते हैं, जिसके अंदर कृषि कार्य हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया यानी पशुपालन हो गया, वन बागवानी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, या आपका जो क्वेरिंग का कार्य है, खदानों का कार्य है, पहाड़ों को तोड़ने का काम है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स। जबकि द्वितीयक के अंदर अपना जो कार्य आ जाता है उसमें विनिर्माण कार्य या भवन निर्माण संबंधी इस प्रकार का काम जो अपना सेकंड टर्सरी के अंदर आ जाता है। सेकंड द टर्सरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। टर्सरी के अंतर्गत जो हमारा काम शामिल होते हैं, गतिविधियां शामिल होती हैं, इसके अंदर यातायात, संचार, व्यापार, प्रशासनिक कार्य और अन्य जितनी भी सेवाएं हैं, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, अलग अलग विकासशील और विकसित देशों के अंदर कामगार लोगों का जो परसेंटेज है और जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। जहाँ पर जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर आपको टर्सरी सेक्टर के अंदर लोग ज़्यादा कार्यरत मिलते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आपको प्राइमरी और पर्टिकुलरली प्राइमरी सेक्टर की अधिकता आपको देखने को मिलती है। डेवलप्ड नेशंस हैव ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के अंदर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर आपको लोगों की अधिकता मिलेगी, वहाँ पर जॉब ज़्यादा मिलेंगी। डेवलपिंग कंट्रीज टेंड टू हैव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जबकि जो विकासशील देश हैं उनका जो प्रोपोर्शन है, अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आपको संलग्न मिलेगी। इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत एक गाँवों का देश है और गाँवों की अधिकांश जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए भारत की अधिकांश जनसंख्या लगभग 65% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं के अंदर लगी हुई। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इज अबाउट 13%, 13 एंड 20%। देखिए, जहाँ तक हमारा जो टर्सरी की और सेकेंडरी की बात है
तो 13% हमारे जो द्वितीयक और 20% आपके तीसरे प्रकार के यानी सेवा क्षेत्र के अंदर लोग मिलेंगे। यानी तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 34-35% लोग जो हैं वो हमारे द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के जो अपने प्राथमिक क्रियाएं, ये क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, इनके अंदर लगे हुए हैं। देयर हैज़ बीन an occupational shift in favor of secondary and tertiary sectors because of growing industrialization and urbanization in recent times। हाल ही के कुछ वर्षों के अंदर जो हमारा औद्योगिकरण और जो शहरीकरण हुआ है, इसकी वजह से जो द्वितीयक श्रेणी से तृतीयक श्रेणी के अंदर लोगों को काफ़ी जो है विस्थापन हुआ है इन क्षेत्रों के अंदर। यानी द्वितीयक से तृतीयक के अंदर लोगों की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, सेवा क्षेत्र के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। हेल्थ इज़, देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अपना हेल्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए जनसंख्या जो संरचना होती है, इसमें स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर काउंट किया जाता है, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि विकास की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी काम के अंदर अपने अच्छे से योगदान दे सकता है। बीमार व्यक्ति काम पर भी नहीं जाता और कोई भी कंपनी बीमार व्यक्ति को जो है काम पर जो है रखने में कोताही बरतती है, क्योंकि इससे उसका जो विकास है, उसका जो व्यापार है, वो अवरुद्ध होता है। सस्टेन्ड एफर्ट्स of government programs have registered significant improvements in the health conditions of the Indian population। भारत ने जो विभिन्न प्रकार के जो लगातार प्रयास किए हैं भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, इससे भारतीय लोगों की जो जनसंख्या है, जो भारतीय लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी अच्छे जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखने को मिले। डेथ रेट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 25 per 1000 पॉपुलेशन इन 1951 टू 7.2 per 1000 इन 2011। देखिए जहां हमारी जो मृत्यु दर है, जो 1951 के दौरान लगभग 1000 पुरुषों पर 25 व्यक्तियों की डेथ हो जाती थी, वो 2011 में आकर के लगभग 7 व्यक्ति प्रत्येक 1000 पर आ गई है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 36.7 years in 1951 to 67.9 years in 2012। और यहीं पर यदि हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा जो कि 1951 के अंदर लगभग 37% हुआ करती थी, वो बढ़कर के लगभग 68% हो गई है 2012 के आंकड़ों के अनुसार। द सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। और ये जो लगातार जो सुधार आ रहे हैं, ये बहुत से कारकों का जो मिला जुला स्वरूप है। इन पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टिशियस डिजीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। बीमारियों के अंदर अत्याधुनिक तरीके से जो इलाज किए जाते हैं उनके माध्यम से, और विभिन्न प्रकार के जो रोकथाम से जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्टिस जो डिजीज होती हैं, उनके रोकथाम के लिए जो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं, इन सभी के चलते भारत के अंदर जो है ये जो स्वास्थ्य दर है ये काफ़ी बढ़ गया है। डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स, इतनी अधिक उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद द हेल्थ सिचुएशन इज़ ए मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। भारत में अभी भी स्वास्थ्य जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है। द पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन इज मच बिलो the recommended levels and malnutrition afflicts a large percentage of our population। देखिए अभी भी जो पर कैपिटा कैलोरी है, प्रति व्यक्ति जो कैलोरी का कंजप्शन भोग है भारत के अंदर, वो अभी भी काफ़ी नीचे है, जो सिफारिशें दी गई हैं उनसे अभी काफ़ी नीचे है, जिससे कि भारत में अभी भी काफ़ी लोग कुपोषण का शिकार हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक sanitation and amenities are available to only 1/3 of the rural population। यदि हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत कुछ ही लोगों के पास जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके अंदर के जो पेयजल सुविधा है, स्वस्थ यानी पीने के जल की सुविधा हो या अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, ये बहुत लगभग 1/3 लोगों के पास ही उपलब्ध है। These problems need to be tackled through an appropriate population policy।
और इस प्रकार की जो ज़रूरतें हैं, इस प्रकार की समस्याओं को जो है एक उचित प्रकार से यदि हम जनसंख्या नियोजन का काम करें तो उसके माध्यम से ही इसको जो टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है अडोलसेंट पॉपुलेशन। अडोलसेंट पॉपुलेशन किशोर जनसंख्या। भारत के अंदर देखिए किशोर जनसंख्या का जो अनुपात है वो काफ़ी है। लगभग 68% के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है वो अडोलसेंट के अंतर्गत आती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ द साइज ऑफ द अडोलसेंट पॉपुलेशन। भारत के जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें जो अडोलसेंट पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक है, इसका साइज काफ़ी है। इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 1/5 यानी लगभग 80% के आसपास। मैं कहता हूँ कि 80% नहीं, 75% के आसपास हमारी पॉपुलेशन जो वो है यूथ है। अडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। अडोलसेंट का मतलब क्या होता है? जो आयु वर्ग 10 से 19 वर्ष का है, और इसके अंतर्गत भारत की 80% पॉपुलेशन आती है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। ये भारत के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर विकसित किया जा सकता है यदि समय रहते इसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स लागू किए जाए। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। देखिए, एक वयस्क और एक बच्चे की अपेक्षा जो युवा होता है उसको न्यूट्रिशन की सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होती है। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ। और जो कुपोषण है ये किसी भी बच्चे की जो उसको बीमारी का उसमें अंदर विभिन्न प्रकार की कमी ला सकता है, उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक सकता है। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू अडोलसेंट इज़ इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो युवाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, उपलब्धता है, वो अपर्याप्त है। ए लार्ज नंबर ऑफ अडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। जो युवा लड़कियां हैं, वैश्विक जो लड़कियां हैं, किशोर लड़कियां हैं, वो अनीमिया की शिकार हैं। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के क्षेत्र में इनकी जो ये समस्याएं हैं ये अभी तक अच्छी प्रकार से लोगों को जो सरकार का ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। द एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फर्म्ड। देखिए, जैसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है ऐसे में इनके लिए विभिन्न प्रकार का जो सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए। सरकार को जो तरफ जो सेंसिटिफाई और संवेदनशील होना चाहिए। अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। देखिए, इनके अंदर जो है इन बीमारियों से संबंधित, इनसे समस्याओं से संबंधित जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, और ये केवल और केवल शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। अब ये जो पॉपुलेशन चल रही है, पॉपुलेशन के अंदर सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके अकॉर्डिंग क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। ये देखते हुए कि भारत सरकार जो कुछ परिवार जो हैं वो अपने प्लानिंग, परिवार नियोजन के जो योजनाएं जो बना रहे हैं, इस संदर्भ में भारत सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर लोगों की सराहना करते हुए भारत सरकार ने भी इसमें अपना जो एक अहम कदम बढ़ाया और 1952 के अंदर परिवार नियोजन जैसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनता के सामने रखा। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ शो टू promote a responsible and planned parenthood on a voluntary basis। अपने स्वेच्छा से एक ऐसे माता पिता को सामने रखना है, एक जिम्मेदार माता पिता जो कि अपने परिवार का जो वेलफेयर है, ऐसे कार्यक्रमों को माध्यम से, इसका मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या था कि एक जागरूक माता पिता जो अपने बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन की दिला सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, इस प्रकार के जो जागरूक और जिम्मेदार माता पिता को जो है देश के अंदर
उनको सचेत करना था, उनको जागरूक करना था। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी NDP, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। जो 2000 की जो राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है वो काफ़ी वर्षों से जो प्रयासरत थे उनका एक परिणाम है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर imparting फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो 2000 जो अपनी जनसंख्या नीति है उसके अनुसार इन्होंने एक इस प्रकार का ढांचा तैयार किया है जिसके अंदर 0 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ, जिसको कि 30 स्टूडेंट्स पर 1000 से कम नीचे लाने के जो लाइव बर्थ रेट से जन्म दर है उसको भी अचीव करना है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन्स, प्रिवेंटेबल डिजीज, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। इसके माध्यम से देखिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को संचालित किया गया है। इसके माध्यम से वैक्सीनेशन का जो कि बच्चों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो डिजीज होती हैं उनके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी प्री नेटल से ही नेटल के अंदर ही इस प्रकार की जो बीमारियों की वैक्सीनेशन हो वो शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ लड़कियों के जो प्री मैरिज होती हैं, प्री एज जो मैरिज होती हैं, बाल विवाह होते हैं, उन पे रोकथाम और परिवार नियोजन के लिए, परिवार भलाई के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को ऐसे लोगों को विकसित करना है जो कि परिवार की देखरेख कर सकें, अच्छे से संचालन कर सकें। तो ये अपनी जो 2000 की पॉलिसी है उसके माध्यम से इस प्रकार का किया जा रहा है। जो नेशनल पॉलिसी 2000 है एंड एडोलसेंट है, देखिए NPP 2000 आइडेंटिफाइड एडोलसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। देखिए जनसंख्या पॉलिसी 2000 के अनुसार इसके अंदर जो किशोर बच्चे हैं, किशोरों को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, भाग मानते हुए इसकी तरफ ज़रूरत है कि इसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बिसाइड्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, इनकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अलावा द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर एम्फोसिस ऑन अदर इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए किशोरों के अंदर जो अन्य जहाँ पर एक तरह से जो पोषण की आवश्यकताएं हैं उनके अलावा जो दूसरी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि अनचाही जो प्रेगनेंसी वगैरह होते हैं, गर्भधारण होता है इससे, या जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं, तो उनसे संबंधित इनके जो है काफ़ी ध्यान दिया गया है। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टुवर्ड्स एनकरेजिंग डिलेड मैरिज and child bearing education of adolescents about the risks of unprotected sex। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को, जैसे कि डिलेड मैरिज, बाल विवाह की रोकथाम हो गया, चाइल्ड बेयरिंग एजुकेशन हो गया, बच्चों को जो शिक्षा की तरफ अधिक बढ़ावा दिया जा सके, किशोरों को जो है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है उसके रिस्क से, उसके होने वाले जोखिमों से परिचित करवाना, ये सभी जो कार्यक्रम हैं इसके जो सेंटर के अंदर रखे गए थे। मेकिंग contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services and strengthening legal measures to prevent child marriage। बाल विवाह जैसे बीमारियों की रोकथाम के लिए या पोषण संबंधी समस्याओं को सामने रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं NPP के द्वारा, ये काफ़ी सराहनीय हैं और इनका काफ़ी जो जनता के अंदर, लोगों के, किशोरों के, विशेषकर किशोरों के अंदर जो एक तरह से जो विपरीत लिंगी आकर्षण होता है उसको देखते हुए जो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स के आदी हो जाते हैं उसके लिए भी लोगों को जो काफ़ी सचेत किया गया है। इनके जो हैजार्ड्स हैं, इनके जो नुकसान हैं, उनसे लोगों को के सामने जो है बहुत सी बातें रखी गई हैं। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज। देखिए जो जनता होती है वो किसी भी राष्ट्र की सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन होते हैं। ए वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। एक
वेल एजुकेटेड, एक अच्छे पढ़ा लिखा और स्वस्थ जनसंख्या जो होती है वो किसी भी देश के लिए एक पोटेंशियल पावर होती है, उसका एक संभावी शक्ति के रूप में इसको देखा जाता है। इसलिए भारत के अंदर भी हम चाहते हैं कि एक इसी प्रकार की जो शक्ति है वो उभर करके आए, क्योंकि भारत के अंदर यूथ की कमी नहीं है। 80% यूथ होने के बावजूद भारत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर आता है, यहाँ से भारत को आगे निकलना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।